चीन की ग्रोथ घटने की आशंका के बावजूद बेफिक्र एशियाई बाजार। सरकार ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से घटाकर 6.5% किया। भारतीय आईटी कंपनियों की दिक्कतें बढ़ी। अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग ने H-1B वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग को किया सस्पेंड। पुराने आवेदकों की बड़ी संख्या को बताई वजह। आधार के लिए दी गई जानकारी लीक होने का उड़ाई ने किया खंडन। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उड़ाई सीईओ ने कहा, बाहर की एजेंसी ने किया गलत इस्तेमाल। बजाज ऑटो ने दूसरी टू व्हीलर कंपनियों को मुश्किल में डाला। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा, अप्रैल से सिर्फ BS4 गाड़ियों की बिक्री को ही मिले मंजूरी। और आज खुलेगा जागरण ग्रुप की कंपनी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का IPO। 324 से 333 रुपए के प्राइस बैंड पर 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और आज से है बेहद अहम हफ्ते की शुरुआत। बड़ा सवाल है कि यूपी चुनाव के नतीजों से पहले क्या बाजार 9,000 के पार निकलेगा, क्या अब भी खरीदारी के मौके हैं? यह है बड़ा सवाल, लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। आप संदीप वागले साहब स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हैं, आपका स्वागत है। और अविनाश गुरशकर जी भी कुछ ही देर में स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। SGX निफ्टी कुछ देर पहले 15 पॉइंट ऊपर था, अब भी 10 पॉइंट के आसपास की बढ़त बनाए हुए। एशियाई बाजारों से कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टेबल है। हालांकि खराब खबरें जरूर आ रही हैं कि जापान के इलाके में एक 3 दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी गई नॉर्थ कोरिया द्वारा, लेकिन गलती से वहां पहुंच गई, ऐसा कह रहे हैं वो। और ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि मिसाइल छोड़ी और वहां पहुंच गई। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला माहौल जरूर है। और आज जापान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बैठक बुलाई है, देखना होगा उस बैठक में वो इस गलती के जवाब में क्या करते हैं। लेकिन अभी तक एशियाई बाजारों में कोई दिक्कत की बात है नहीं। बिल्कुल, और ये एक अच्छी राहत की बात है। और खासतौर से जब तक जापान रिएक्शन न दे तब तक हमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसा लग रहा है जापान का भी रिएक्शन ज्यादा इस बात पर है, जो कि जेनेट येलन ने इस वीकेंड पर कहा कि 15 तारीख को वो ब्याज दरें बढ़ाने वाली है। अब ये लगभग तय हो चुका है। ब्याज दरें बढ़ना जापान के बाजार के लिए अच्छा होता है, तो बाजार शायद वहां पर ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हेमंत देखिए डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है। तो डॉलर इंडेक्स जब तक ना बढ़े, भले वो ब्याज दरें बढ़ाए, हमें ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं। तो ग्लोबल संकेत बड़े मिले जुले से हैं, इंटरेस्टिंग है। और इसलिए मुझे लगता है भारतीय बाजारों के खुलने तक एशियाई बाजारों पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर ये बताइए कि ये हफ्ता क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जिट पोल्स अब आएंगे बुधवार को नहीं, बृहस्पतिवार शाम 5:30 बजे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बुधवार को देने की जरूरत नहीं है, बृहस्पतिवार को दें। बताइए अब से लेकर फिर कैसे ट्रेड किया जाए? क्या 2 हिस्सों में इस हफ्ते को बांटा जा सकता है? हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? मुझे लगता है असली रिएक्शन बाजार का शायद अगले मंगलवार को आए, सोमवार को छुट्टी है। बराबर। अब ये जरूर है कि गुरुवार शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे, तो शुक्रवार को छोटा मोटा रिएक्शन आ सकता है। लेकिन वो एग्जिट पोल एक तरफा दिखा, लगभग सारे एग्जिट पोल एक तरफा किसी एक पार्टी को जीत दिखाते हैं, बीजेपी को, तब तो एक अलग बात है, बाजार विश्वास करेगा। लेकिन अगर मिले जुले से आए तो फिर लोग सोचेंगे कि नहीं, एक बार रिजल्ट देखने के बाद ही प्रॉपर रिएक्शन देंगे। लेकिन जहां तक ये सवाल है अब इस हफ्ते का, ऐसा लग रहा है कि 8,800 9,000 ये 200 पॉइंट की रेंज तोड़ने के लिए बाजार तैयार नहीं है। नीचे आते हैं कुछ अच्छी खबर आ जाती है या फिर खरीदारी आ जाती है, ऊपर जाते हैं 9,000 के करीब पहुंचते तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और आज भी देखिए 3 फैक्टर ऐसे हैं जो 9,000 के पार आपको जाने नहीं देंगे। एक तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी अनिश्चितता बढ़ती हुई दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर बना हुआ है, 102 के नजदीक भी पहुंचा था, तो डॉलर इंडेक्स पर नजर रखनी होगी। तीसरी बात है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी पर 9,000 के कॉल्स में। तो ये 3 चीजें ऐसी जो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली बढ़ा सकती है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहेगा। 8,900 आज भी निर्णायक लेवल है। 8,900 के ऊपर है मजबूत है, 8,900 के नीचे है तो थोड़ा सा आप मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़े से कमजोर हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती पर और एशिया की शुरुआत पर नजर रखिएगा। 8,800 अभी भी बेहद अहम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 8,800 8,850 वो जोन है। जब तक 8,800 के नीचे बंद नहीं हो रहे तब तक आप तेजी है, और तब तक आप ये नहीं कह सकते कि 9,000 पर टॉप बन गया, तो अभी भी वक्त है। 8,975 9,000 वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आएगी। लेकिन हाँ, 9,000 के पार निकल गए
तो फिर जो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर 9000 के पार निकलने के बाद नया हाई लगने में वक्त नहीं लगेगा, ये बात साफ है। खरीदे निफ्टी आज के लिए 8850 के स्टॉप लॉस के साथ 8950, 8975 ऊपर का लेवल, 8975 के आसपास शॉर्ट भी कर सकते हैं। 9025 पॉइंट की रिस्क लेकर स्टॉप लॉस लगाएं 8900 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी ये बहुत ही मेक और ब्रेक वाले लेवल के आसपास है, बहुत अहम लेवल के पास है, जो कि 20400 20450 का है, जो हम शुक्रवार को भी कह रहे थे। उस लेवल को शुक्रवार को भी नहीं तोड़ा, आज भी ना तोड़े तो ठीक है। ऊपरी स्तरों पर 20400 से 20700 की निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज दिख रही है, तो एक 20400 का स्टॉप लॉस लगाकर मौका ले सकते हैं खरीदारी करने का। बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 20400 का, ऊपर 20600 20700 के टारगेट के लिए। या दूसरा तरीका है कि 20700 के आसपास शॉर्ट करें 100 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर, और 20500 नीचे का लक्ष्य हो सकता है। आईटी शेयर थोड़े आज दबाव में रह सकते हैं अमेरिका के डेवलपमेंट्स के चलते। बिल्कुल, चलिए तो इस पर विस्तार से हम बात करने वाले हैं। बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्केट्स यानी डीमार्ट के आईपीओ में आपको क्या पैसा लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का आईपीओ भी आज खुल चुका है, तो प्राइमरी मार्केट का एक्शन इस हफ्ते भरपूर होने वाला है। इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं हम, लेकिन वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। 9000 की बात अनिल कर रहे हैं, आप ले जाएंगे ना 9000 तक? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक मेरा टारगेट 9000 ही है जी हाँ। और मुझे लगता है ये मतलब ये यूपी के रिजल्ट के पहले आना चाहिए। वाह। और जो भी अगर अनसर्टेनिटी है उसके बाद होगी। तो संपूर्ण बहुमत मिलेगा बीजेपी को, ये बाजार पहले ही बचाएगा? हाँ, ऐसा नहीं, बहुमत नहीं भी मिलता है तो अच्छा। 9000 तो ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, अगर हम नए हाई की बात करें तो शायद थोड़ा ज्यादा हो सकता है इन द नेक्स्ट 4-5 डेज ऐसे। तो 8860 के स्टॉप लॉस से बाय करें, मुझे लगता है 9000 1 या 2 दिन में आ सकता है। बैंक निफ्टी आई थिंक मेरी रेंज अनिल जी से बिल्कुल मैच हो रही है, 20,400 20,700। और स्टॉक स्पेसिफिक मेरे 3 बाय है, 1 सेल है, तो मेरा माइंड सेट टोटली बुलिश है, तेजी वाला है। तो कौन से वो 3 स्टॉक्स हैं तेजी वाले, एक मंदी वाला शेयर कौन सा है, अगले साहब से हम कुछ ही देर में आगे पूछने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं पहले एफआई और डीआई के डेटा की। अपोलो हॉस्पिटल की ब्लॉक डील के चलते एफआई का डेटा इतना बड़ा दिख रहा है, अनिल काश ऐसा ही डेटा आया करे। 1540 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में खरीदारी करी है। हालांकि डीआईआईज ने, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली करी है, लेकिन मोटा मोटी फैक्टर तो अपोलो हॉस्पिटल की डील ही है। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल को निकाल के देखें तो लगभग 450 करोड़ की खरीदारी है एफआईएस की, और सामने 750 करोड़ के आसपास की घरेलू फंड की बिकवाली, तो नेट फंड्स की तरफ से बिकवाली हुई है। लेकिन हेमंत, ये इस आंकड़े से डर नहीं है, जो दिक्कत है वो एक दूसरे आंकड़े में, और वो है इंडेक्स फ्यूचर्स का। शुक्रवार के सेशन में देखिए 1338 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, और ये थोड़ा परेशान करने वाला आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी 1235 करोड़ के जिस दिन इंडेक्स फ्यूचर्स बिके थे, उस दिन नेक्स्ट डे आप 8992 का हाई लगाकर गैप से खुले और काफी तेजी से गिरी। तो आज मुझे डर यही लग रहा था जब सुबह में एसजीएक्स निफ्टी देख रहा था 50 पॉइंट ऊपर था, मैंने कहा इतना ऊपर न खुले तो अच्छा है। ठीक बात है। इतना गैप से खुल जाते तो सेलिंग तुरंत आ जाती इस आंकड़े के दम पर, लेकिन अच्छा है अगर फ्लैट खुले या थोड़ा नीचे खुल जाए तो और भी बेहतर है। लेकिन ये आंकड़ा एक तरफ आपको साफ इशारा कर रहा है, वो ये कि ऊपरी तरफ है एफआईएस की तरफ से है बिकवाली, और वो इंडेक्स में है, तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जो आपको रेंज का ऊपरी सिरा मिले, ऊपरी स्तर मिले, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इन आंकड़ों के दम पर साफ दिख रहा है कि देखिए न्यूज फ्लो बाजार को रेंज से बाहर निकालेगा, और पहला न्यूज फ्लो यूपी के इलेक्शन का है, तो अब वो शुक्रवार को होता है या मंगलवार को होता है, यही देखने वाली बात है। तो ऐसे में डेटा थोड़े से न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए डेटा में थोड़ा सा बायसनेस नेगेटिव साइड पर है, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां आपको तेजी करनी चाहिए? कैश मार्केट क्या स्टॉक्स वागले साहब ने चुने? 3 में से 2 सर, वही 2 पहले बता दीजिए। इवन थॉमस कुक के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लियर ब्रेकआउट मिला है हमको लास्ट वीक, और मुझे लगता है ये वीक में तेजी बरकरार रहेगी। इसको 209 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 228, 2 से 3 दिन का व्यू है। ओके। दूसरा है बामा लॉरी, इसमें 214 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 232, ये भी 2 से 3 दिन का व्यू है। तो मिड कैप इंडेक्स में देखिए शुक्रवार के दिन भी क्या तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट थे, लेकिन मिड कैप्स में एक्शन भरपूर था, तो ये 2 मिड कैप्स हैं जहां पर अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है। 2 और अभी स्टॉक्स हैं वागले साहब के पास, और अविनाश गुरश्कर जी भी तैयार हो चुके हैं बिल्कुल अपने आइडियाज लेकर, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं एफएनओ के संकेतों की। ये बताइए ट्रेडर्स ने किस तरह से अपने आप को पोजीशन किया है इस इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले? कौन से लेवल्स हैं जो कि की होंगे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी? हेमंत, शुक्रवार का आखिरी घंटा भर छोड़ दें तो पूरा दिन हमने 8900 के नीचे निकाला है, और उससे पहली बार मतलब ऐसा कह सकते हैं कि
तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला है। ओके। और आप देखिए 6 लाख शेयर निफ्टी फ्यूचर्स में कम हुए, 1,10,000 शेयर बैंक निफ्टी में कम हुए, जबकि दोनों तो ये संकेत साफ तौर पर दे रहा है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की की है। अब वो आखिरी आधे घंटे में चूंकि बढ़ गया, क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं दिख रही है, लेकिन डर था और वो पोजीशन कम हुआ। एक तरह से वो अच्छा है कि कमजोर ट्रेडर्स सिस्टम से बाहर निकलते जाएं, वक्त वक्त पे पोजीशन कम होती दिखे तो वो अच्छा है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 1 बेसिस पॉइंट घटकर 0.97 पर आया। लेकिन ये बात साफ है कि अब धीमे धीमे जब रेंज में जो टाइम वाइज करेक्शन बाजार दे रहा है उसमें ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब क्या करें, कब तक पोजीशन होल्ड करें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अनिश्चितता बढ़ेगी, उतार चढ़ाव बढ़ेगा, तो वो दिख रहा है। तो पहली बात। दूसरा, जो 8,900 के लेवल को आज मैंने निर्णायक लेवल पर फिर चुना, उसकी वजह ही साफ है। 8,900 के पुट पर 34 लाख शेयर और कॉल में 31 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। जनरली एक ही स्ट्राइक प्राइस पर इतना ओपन इंटरेस्ट एक साथ नहीं होता और बहुत समय के लिए नहीं होता। नहीं तो होता क्या है कि 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे में आपको इतना ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, लेकिन एक ही प्राइस पर। इसका मतलब क्लियर कट है। क्लियर कट ये है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स सोचें कि 9,000 होगा और मंदी करने वाले भी सोचें कि 9,000 नहीं होगा, 8,800 होगा, और यही वजह दोनों अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। तो किसी एक दिन किसी का पलड़ा भारी होता है, किसी दूसरे दिन कोई दूसरा हावी हो जाता है। तो एक दिन मंदी जैसा माहौल दिखता है, दूसरे दिन अचानक से गैप से आप ऊपर खुल जाते हैं। तो 8,900 अभी भी उस लिहाज से बहुत निर्णायक लेवल है और थोड़ा सा इस हिसाब से ट्रेडर्स कंफ्यूज है कि समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहिए। और ऐसे में बाजार को ट्रेड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप रेंज से बाहर निकलने दें और जब बाहर निकले तब एक डायरेक्शनल कॉलर, इस केस में 9,000 के पार निकलेंगे, आपको तुरंत नया हाई मिल जाएगा 1-2 दिन में। ये बात साफ दिख रही है। 8,800 के नीचे जाएंगे तो फिर आपके लिए एक तरह से 9,000 पर टॉप बन गया 8,992 पे, वो साफ हो जाएगा। ये रेंज से बाहर निकले तब कब निकलेगा मुश्किल है कहना, शुक्रवार या हो सकता है मंगलवार तक हो, उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट। दूसरा, इस रेंज को ट्रेड करने का दूसरा तरीका ये कि रेंज के हायर एंड पर आने दे तो शॉर्ट करें, लोअर एंड पर आने दे तो लॉन्ग करें। 8,800, 8,850 खरीदने की बेहतरीन जगह है, 8,950, 9,000 बेचने की बेहतरीन जगह है, और इस बीच में 100 पॉइंट में कोई ट्रेड न करें, ये ज्यादा सही रणनीति होगी। तो वायदा कारोबार के आंकड़े आप जिस तरह से पढ़ना चाहें, तेजी की तरफ पढ़ना चाहें तेजी की तरफ पढ़े, मंदी की तरफ पढ़ना चाहें मंदी की तरफ पढ़े, रस्सा कशी वाला मामला। इस इवेंट से पहले तक मिड कैप में तो तेजी होगी ना। हाँ, देखिए मिड कैप में ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मिड कैप्स की तेजी पूरी तरह से घरेलू निवेशकों से होती है। अब एक दिन उन्होंने आज 750 करोड़ का कल शुक्रवार को बेचा, अगर आज फिर से खरीदारी का आंकड़ा आ गया, मिड कैप में तेजी हो जाएगी। तो यहाँ भी मामला ऐसा मिक्स सा दिख रहा है, फिर भी रुझान पॉजिटिव साइड में ज्यादा। अगर आप डायरेक्शनल कॉल लेंगे तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आप ये माने कि बाजार ने टॉप बना दिया और अब यहां से करेक्शन हो जाएगा। तो अब तक बाजार ने हर रोज अहम सपोर्ट लेवल को होल्ड किया है और उस हिसाब से अगर एक तरफा व्यू लेना है तो फिर वो अभी भी तेजी का ही रखना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ध्यान तेजी का ही रखिए, तेजी में ही पैसे बनते आए हैं, बनेंगे आगे भी, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के तुरंत बाद ये भी बताएंगे कि बाकी के 5 टेक्निकल एक्सपर्ट आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। अविनाश गोरशकर जी के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी जानेंगे। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब वक्त हो गया है ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। और देखिए, पहले एक्सपर्ट बुलिश है, मितेश ठक्कर कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए, 8,975 का टारगेट दे रहे हैं, 8890 का स्टॉप लॉस भी। ओके, और दूसरे एक्सपर्ट की राय भी खरीदारी की, प्रकाश गाबा बुलिश है, 8,970 का उनका लक्ष्य, 8,860 शुक्रवार के लोस पर स्टॉप लॉस। और तीसरे एक्सपर्ट ए प्रभाकर आईडीबीआई कैपिटल के, वो संदीप आगले साहब के साथ हैं। आप देखिए 9,000 का टारगेट उनका भी है, आज का निफ्टी पर 8840 का स्टॉप लॉस। तो यहां पर भी तेजी करने की राय। चौका लगता हुआ खरीदारी का मानव चोपड़ा मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के कह रहे हैं कि 8,860 के सेम स्टॉप लॉस के साथ खरीदेगा, 9,100 पहुंचेगा हफ्ते भर में। और विवेक गुप्ता की राय इन सबसे अलग, वो कह रहे हैं कि बेचकर चलिए, कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बेचना चाहिए 8879 के आसपास, 8820 का टारगेट उनको नजर आ रहा है। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट हैं बुलिश, एक बेरिश। 8,850 ये है निफ्टी पर अहम सपोर्ट लेवल, नीचे की तरफ 8,975, 9,000 ये है रेंज, ऊपर की तरफ जिस पर रखिएगा नजर। ये हमारे 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। ऑलराइट, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं 5 का पंच।
नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक की बिक्री, भारत फोर्ज के लिए ये अहम आंकड़े और फरवरी के आंकड़े आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। 22,900 गाड़ियां बेची है इन्होंने और ये बिक्री चाहे महीने दर महीने देखें या साल दर साल देखें बेहतरीन रही है। एक्शन दिखेगा पॉजिटिव साइड पर भारत फोर्ज में आज की दिन। तो अविनाश कुरश्कर जी का टॉप पिक भी है, मैंने लीक कर दिया है, कुछ ही देर बाद उनके मुंह से खुद सुनिएगा। लेकिन सिप्ला पर भी रखिए नजर, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। अफ्रीका में एनिमल हेल्थ कारोबार यानी जिसको आप वेट कारोबार, वेटनरी कारोबार के नाम से भी जानते हैं, वो इन्होंने बेचा है। 190 करोड़ रुपए में इन्होंने उस कारोबार को बेच दिया। वहीं ARSS इंफ्रा, इस इंफ्रा कंपनी को मिला है 140 करोड़ का ऑर्डर रेल विकास निगम से। और ICICI प्रू पर भी रखिएगा नजर, कल्पतरू पावर में इनके पास हिस्सेदारी थी और देखिए धीरे धीरे करके करीब 2% हिस्सेदारी बेच दी गई है। एक्सचेंजेस को इन्होंने सूचना दी है तो ICICI प्रू ने 191 रुपए के आसपास वो हिस्सेदारी बेची। और आप देखिए कल्पतरू पावर का भाव आज 290 चलता है, तो कल्पतरू पावर पर भी रखिए नजर, ICICI प्रू पर भी। श्री सीमेंट, एक और सीमेंट कंपनी ने अपना कोल लिंकेज तय किया है कोल इंडिया के साथ। आपने देखा था पिछले हफ्ते प्रिज्म सीमेंट ने ऐसा ही किया था। अब 60,000 टन प्रति वर्ष के लिए इनके रायपुर प्लांट के लिए श्री सीमेंट ने भी कोल लिंकेज कर लिया, यानी कि अब इन्हें कोयले की सप्लाई मिलती रहेगी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अब हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं अविनाश गोरक्षकर जी भी। और सीधे पूछते हैं पहले तो उनसे, सर कौन से स्टॉक्स आज रडार पे खरीदेंगे, बेचेंगे? आई थिंक एक बात जो मैं आपसे एग्री करता हूं कि बाजार में ऐसा कोई बड़ा सेल ऑफ आएगा ऐसा नहीं लग रहा है। वाह वाह। मुझे लग रहा है कि इन्होंने टेक्निकल व्यू दिया है, बट मुझे लग रहा है कि पॉसिबली बीजेपी की विक्ट्री होती है तो एक बड़ी रीरेटिंग आएगी। तो आई थिंक गिरावट अगर आती है अनिल जी आज, तो उसका एडवांटेज इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। ये एक अच्छा मौका हो सकता है। और इसमें एक पहला स्टॉक जो हमको पसंद है मेटल स्पेस में, वो हिंडाल्को रहेगा। हमको लग रहा है कि QIP के बाद डेफिनेटली इसमें अच्छा ट्रैक्शन आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एल्यूमिनियम के प्राइसेस आने वाले 3 से 6 महीने में और भी फर्म हो गए, ऐसा अनुमान है। ग्लोबली चाइना ने कहा है कि वहां पे आउटपुट कटौती की बात चल रही है, तो वहां पे इनको फायदा मिलेगा। दूसरा मारुति रहेगा। मारुति फ्रंट लाइन में हमको लग रहा है कि कोई भी गिरावट आती है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जैन टू मार्च के जो नंबर्स आएंगे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से अच्छे रहेंगे। और होपफुली FY18 में अगर मानसून अच्छा होता है तो यहाँ पे भी ट्रैक्शन आएगी। और तीसरा स्टॉक भारत फौज रहेगा। काफी समय के बाद क्लास 8 ट्रक्स में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी तरह से बहुत YOY एज वेल एज मंथ ऑन मंथ अच्छा हुआ है और ये ट्रैक्शन हमको लग रहा है आगे भी कंटिन्यू होगा। तो नॉट ओनली आज के दिन पे बट आगे आने वाले एक नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए एक अच्छा आउट परफॉर्मर हो सकता है। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है भारत फौज। देखिए मंथ ऑन मंथ 6%, YOY 28% ग्रोथ देखने को मिली है। 14 फरवरी का दिन था जब वागले साहब ने क्या कहा था कि मैं अपना वैलेंटाइन स्टॉक इसी को पिक कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और डेट पर भी गए थे और कह रहे थे उसके बाद रखेंगे भी इसको अपने पास। ये बताइए सर, टारगेट आगे लंबा वाला क्या है आपका? क्योंकि ये स्टॉक तो अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है। इनफैक्ट हेमंत, ये स्टॉक साइडवेज मूव जितना होगा उतना अच्छा है। अच्छा। अगली वाली मूव बहुत तेज आएगी। वो मेरा 6 से 12 महीने का मैंने 1400 का टारगेट की बात की थी। 1400 की। हाँ, और अब अगर आप कुछ दिनों कुछ हफ्तों की बात करो तो 1150 से 1200 मुझे लगता है 1-2 महीने में। अभी भी डेटिंग करते हैं इसके साथ, थोड़ा और खरीद रहे हैं? अभी भी बिल्कुल एज अ इन्वेस्टर, नॉट एज अ ट्रेडर। ओके। क्योंकि ट्रेडर में तो ऊपर नीचे होते रहता है। एज एन इन्वेस्टर ये लेवल आप डेटिंग नहीं करे, शादी कर लीजिए। अनिल जी, मैं तो आपके जितना यंग नहीं हूँ। क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक। अच्छा वागले साहब, बाकी के 2 आइडियाज भी बताइए ना। आपने कहा कि थॉमस को, बार्मन लॉरी को खरीद लीजिए, एक बाय एक सेल और है, कौन सा है? मॉर्निंग आप T20 में नीरज के साथ बात कर रहे थे और मैंने सुना नीरज को कहते हुए कि गेल ये मेरा स्टॉक है। पिछले हफ्ते भी उनकी टीम में था और क्या जबरदस्त प्रदर्शन। और उन्होंने फ्राइडे को मॉर्निंग को भी कहा था मेरे हिसाब से, और उन्होंने बोला फ्राइडे को 20 रुपए गया, आज भी 20 रुपए जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। हाँ, और हमारा ये BTST भी था और पैटर्न में क्लियर एकदम क्लोजिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो 20 रुपए तो पता नहीं, मेरा आज का टारगेट 534 है। शायद 20 रुपए भी आज और कल में चले जाए। स्टॉप लॉस होगा 514। और बेचने के लिए एज अ हेज NTPC है जो बेचकर चले 159 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 148। ये भी 2 से 3 दिन का व्यू है। चलिए तो ये स्टॉक्स है। NTPC एकमात्र सेल वागले साहब की लिस्ट में, और बाकी तीनों हैं बाय, थॉमस कुक, बार्मन लॉरी और गेल। इन शेयरों में करें खरीदारी। वक्त एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, आपको बताएंगे FIs ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स किन शेयरों पे आई है, और साथ ही
बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन होने वाला है। खबरों के दम पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और कुछ देर में वायदा कारोबार के एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएक्स निफ्टी देखिए मजबूत होता हुआ 15 अंक ऊपर है। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो 7 पॉइंट ही 8 पॉइंट ही ऊपर था। मजबूती बनती हुई एशियाई बाजारों की दमदार प्रदर्शन से आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी मजबूत होता हुआ। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश या बेरिश हैं? चलिए जानते हैं, नियति के पास चलते हैं सीधे। नियति बताइए कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है आज आपके पास? काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और सबसे पहले भारतीय एयरटेल पे बात करेंगे। डॉइचे बैंक अपनी बाय यानी निवेश करने की सलाह मेंटेन कर रहा है। 400 रुपए का इनका लक्ष्य है। घाना में इन्होंने अपने ऑपरेशंस को मर्ज किया है मिलीकॉम इंटरनेशनल सेल्यूलर के साथ और ये रीस्ट्रक्चरिंग काफी फायदेमंद हो गई। अब ये दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर हो जाएगा पूरी ही अफ्रीकन कंट्री में। 12% की तेजी के लिए आपको निवेश करना चाहिए। 400 रुपए का लक्ष्य डॉइचे बैंक सुझा रहा है। एल&टी टेक आज इस पे दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म सीएलएसए ने इनिशिएट किया है कवरेज बाय यानी निवेश करने की ये सलाह दे रहे हैं। 950 रुपए का इनका लक्ष्य है। 25% की मौजूदा भाव से तेजी ये शेयर आपको दिखा सकता है। प्योर इंजीनियरिंग प्ले है ये। इनका मानना है कि 16% की ग्रोथ हो सकती है अगले 5 साल में। इनका जो रेवेन्यू था 2016 में वो 47 करोड़ डॉलर्स का था और अब ये अगले 5 साल के अंदर देख रहे हैं कि 100 करोड़ डॉलर के पार हो जाएगा इनका रेवेन्यू। इनका क्लाइंट बेस बहुत ही स्ट्रांग है। अच्छी कंपनी है, आपको निवेश करना चाहिए। 950 रुपए के लक्ष्य के साथ आज ये इनिशिएट कर रहे अपनी कवरेज। लेकिन वोल्टास पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच। टारगेट प्राइस इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है 19 रुपए के आसपास और 319 रुपए का इन्होंने शेयर दिया है। 14% नीचे का लक्ष्य देख रहे हैं यानी गिरावट आ सकती है शेयर में। 3 स्टार और 5 स्टार के जो मॉडल्स हैं एसी के उसमें ये थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं इस बार, जो कि छोटी अवधि में इनके मार्जिन पर दबाव डाल सकता है। 319 का लक्ष्य बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का। गेल पे एक पॉजिटिव खबर आई थी। इनका एक स्विस ट्रेडर के साथ करार हुआ है यूएस की एलएनजी इंपोर्ट के लिए और ये टाइम स्वैप डील बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। नोमुरा का तो टॉप पिक है पूरे ही ऑयल एंड गैस स्पेस में। निवेश करने की सलाह दे रहे हैं 620 रुपए के लक्ष्य के लिए। 19% की मौजूदा भाव से तेजी हो सकती है। लेकिन ये डील पॉजिटिव है, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है। राय थोड़ी सी बटी हुई है गेल पर। अंडर परफॉर्म की रेटिंग बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच दे रहा है। 422 का इनका लक्ष्य है जो कि 19% डाउनसाइड का है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि घरेलू डिमांड अभी भी कमजोर है, इसलिए आपको नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं 422 रुपए का। लेकिन नोमुरा काफी बुलिश है गेल पर। 620 का लक्ष्य आपको ये शेयर दिखा सकता है अगले 12 महीने के दौरान। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को हुआ क्या है? देखिए 422 का टारगेट गेल पर दे रहे हैं, भाव उसके ऊपर है। अच्छा, बैंक ऑफ अमेरिका की एक और रिपोर्ट वोल्टास के ऊपर 300 से लक्ष्य बढ़ाकर अब 319 किया है। भाव चल रहा है 450 रुपए। तो बैंक ऑफ अमेरिका काफी लेट है। कैचअप रैली। हाँ एग्जैक्टली सही है। और जहां भूले वहीं से सुधारे और जहां गिनती छूट जाए वहीं से गिनना शुरू करें। एग्जैक्टली। तीसरा कौन सा? सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट और आएंगे अपडेट इनकी। लेकिन वोल्टास ये स्टॉक ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। गर्मी का प्ले वोल्टास है। अच्छा, वी गार्ड भी इसी तरह का शेयर है। ये बताइए वी गार्ड वर्सेज वोल्टास आपको चार्ट पर अब कौन सा अच्छा लग रहा है? वोल्टास में बहुत अच्छी तेजी बनी है, वी गार्ड में भी तेजी बननी शुरू हो रही है। अच्छा क्या है? हेमंत, वोल्टास आई थिंक हमने 355 के 3 या 4 दिन पहले जैसे वो निकला था तभी बात की थी और मुझे अभी भी लगता है 350 to 400 ये रेंज है। आप अभी कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे पूछेंगे तो मैं वी गार्ड कहूंगा। वी गार्ड का पैटर्न बहुत ही बढ़िया है और एट अ लेवल ऑफ 240 में भी ऑन द डाउन साइड 220 वहां पर बाय करे या ऑन अ करेक्शन बाय करे। मुझे लगता है ये 350 का मामला है अगले कुछ महीनों में, मतलब 1-2 दिन की बात नहीं है ऑब्वियसली। एक पूरे राउंडिंग बॉटम से निकला है वीकली मंथली चार्ट्स में और 350 में भी 400 भी जा सकता है अगर आप थोड़ा लंबा सा लेके। तो वी गार्ड ज्यादा मजबूत दिख रहा है वोल्टास के मुकाबले में। है तो दोनों ही वी लेटर्स है। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दिन अच्छा होगा तो दोनों ही चलने चाहिए। चलिए, चार्ट के लिहाज से वी गार्ड बेहतर है। लेकिन गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एलकेटी सिक्योरिटीज के हमारे वायदा कारोबार के आज के एक्सपर्ट। गौरव, पहले तो बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीदेंगे ना आप?
जी थोड़ा ऊपर में खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने काफी महत्वपूर्ण लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दी है, तो 8910 के ऊपर आप निफ्टी को खरीदिए। 887580 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, ऊपर आपको 8970 8980 के लेवल देखने मिलेंगे। अगर 8980 सस्टेन होता है तब आप और 100-150 पॉइंट की अपसाइड की बात कर सकते हैं, अदरवाइज फिर एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी को भी आप 20,550 के ऊपर बाय कीजिए, काफी सेफ होगा। 75-80 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 20,900 से 20,950 के लेवल आप 2 या 3 दिनों में देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी पर। लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं गौरव जहां पर आपकी नजर है? बजाज ऑटो काफी अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे लॉन्ग्स बने हैं लेकिन प्राइस एक्शन में फॉलो नहीं हुआ है, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, अब वो दायरे के बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है एक बार 2920 के लेवल्स आपको पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप 2805 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपका जो लक्ष्य होगा वो है 2895 का। अरविंद अच्छा लग रहा है, ये काफी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग पोजीशंस बनते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक अच्छी क्लोजिंग मिली है 385 के ऊपर। अब लग रहा है कि एक बार वापस 395-400 के लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है, तो 384 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। अरविंद फ्यूचर्स 398 का इसमें लक्ष्य होगा। और पिलर थोड़ा एक वीक लग रहा है, इसमें अनवाइंडिंग शुरू हुई थी और एक ऑलमोस्ट क्रूशियल सपोर्ट लेवल 675 है, उसके दरमियान ही ट्रेड कर रहा है। उसके नीचे अगर आता है तो आपको 20-25 रुपीज एक क्विक डाउनफॉल देखने मिल सकता है, तो 687 के स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हैं। नीचे जो लक्ष्य होगा वो है 660 का। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए राय है शॉर्ट करने की पीडीलाइट में और खरीदने की है बजाज ऑटो में, ये राय। और अच्छा, आपके पास ऑप्शन की रणनीति भी है गौरव, वो भी बता दीजिए। मैं भारत फाइनेंस के 860 कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह दूंगा मैं। इसमें अगर आप देखेंगे काफी अग्रेसिव लॉन्ग शॉर्ट्स बने थे, अनवाइंडिंग भी थी, शॉर्ट्स भी बने थे, लेकिन एक 780-790 से 2 बार से बाउंस दिया है। यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग दिखी जा रही है, तो अगर 800 सस्टेन अगर होता है तो इसमें काफी अधिक मात्रा में पुट कॉन्सेंट्रेशन भी है 800 के स्ट्राइक में, तो एक आपको शार्प रैली आपको 855-860 तक देखने मिल सकती है 1 या 2 दिनों के अंदर। तो वो लिहाज से आप 860 का कॉल बाय कीजिए। 34 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा, 19 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, तो इस स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर और हम लगातार आपसे कह रहे हैं, देखिए अगर ये डील हो गई तो भारत फाइनेंशियल चर्चा चल रही है कि इंडसइंड बैंक हो सकता है एक इसको एक्वायर कर ले, एक स्वैप रेशियो आए। बीच में एक और बैंक आरबीएल के नाम भी आया था सामने, लेकिन हमारे सोर्सेस तो बता रहे हैं कि डील होगी तो इंडसइंड बैंक के साथ ही होगी। और देखिए ये शेयर ने क्या दमदार प्रदर्शन दिखाया है, किसी न किसी के साथ तो होगी, ये 100% होगी। और अब ये इंटरेस्टिंग होगी प्राइस क्या रहती है, और जिस हिसाब से संकेत मिल रहे हैं प्राइस अच्छी ही रहनी चाहिए, क्योंकि एसकेएस माइक्रो या जो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनका जो माइक्रो फाइनेंस में इतना तगड़ा होल्ड है, और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी बड़े बैंक के लिए बड़े फायदे की बात है, बजाय आरबीएल के इंडसइंड लेगा तो इंडसइंड को ज्यादा फायदा है, क्योंकि आरबीएल तो फिर भी छोटी छोटी जगहों पे है, इंडसइंड बड़ी जगहों पे, तो इंडसइंड के लिए कंप्लीटली ऐसी जगहों पे उन्हें मौका मिल जाएगा बिजनेस करने का जो उनके लिए मतलब पहुंचना ही मुश्किल है। ठीक बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज में, और मेरे ख्याल से एक बार इसको शुक्रवार का चार्ट दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट था शुक्रवार को एसकेएस माइक्रो का, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन का। देखिए निचले स्तरों से जो रिकवरी होकर स्टॉक हुआ, क्योंकि पिछले हफ्ते कुछ खबरें ये भी आ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे नहीं होगी डील नहीं होगी, लेकिन गलत बता रहे थे। ये आप देखिए क्या चार्ट बनाया है। तो जिन लोगों ने बेचा वो लोगों को लग रहा है अरे क्यों बेच दिए। बताइए आप कैसे देखते हैं इस खबर को, इस स्टॉक को, और आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, क्योंकि अब बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने भी लिखना शुरू कर दिया है कि देखिए डील अगर होगी तो इंडसइंड के लिए भी पॉजिटिव होगी और भारत फाइनेंशियल्स के लिए पॉजिटिव होगी। आपका क्या व्यू बन रहा है इस न्यूज पर? नहीं, डेफिनेटली इंडसइंड बैंक को अगर माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इस मार्केट में ऑन देयर ओन एंट्री करना इतना ईजी नहीं है, और क्लियरली अगर मर्जर होता है तो दोनों ही शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात रहेगी। आई थिंक वैल्यूएशंस का ही मसला है, इसलिए शायद डील अभी तक हुआ नहीं है, बट मेरे ख्याल से अगर मर्जर होता है तो जो कंबाइंड एंटिटी रहेगी हेमंत, उसमें डेफिनेटली हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में इट विल बी अ बिग पावर हाउस, और डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये एक अच्छा यूनिक कदम रहेगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस उन ज्योग्राफिकल पार्ट्स ऑफ कंट्री में प्रवेश करता है जहां पे बैंकों का एंट्री डिफिकल्ट है। तो डेफिनेटली आई मीन इट्स अ गुड ईपीएस एक्रेटिव मूव, बट डेफिनेटली वैल्यूएशन विल बी द की असेसमेंट। तो हेमंत, जो आप कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि आज का लेटर कौन सा वो मिल रहा है, बी लेटर हो सकता है, बामर लोरी, भारत फोर्ज, बजाज ऑटो अभी गौरव ने रिकमेंड किया, और भारत फाइनेंस उनके ऑप्शन की रणनीति में भी है,
और स्टॉक पर भी मौजूद। तो ऊपर का टारगेट बता दीजिए सर फटाफट। एक्चुअली मैं ये शॉर्ट टर्म में मुझे ये 750 और 850 880 इतने जल्दी क्रॉस होते हुए नहीं लगता है। 850 880 मतलब अगर आप वो तो 880 तक 10% हो जाता है सर। हाँ, वो एज अ ट्रेड आप बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ये स्टॉक 900 क्रॉस करेगा, जैसे हमने रिलायंस में जो वन वे तेजी देखी, जैसे 900 से 1200 1250 1300 तक वन वे मूव आ सकती है। व्हेन आई एम सेइंग सच अ बिग मूव, नॉट ऑब्वियसली इन अ डे और टू, बट एक 2-3 महीने में 1300 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो एज अ ट्रेडर मैं 900 के ऊपर क्लोज जब वीकली होता है, वॉल्यूम देख के वो लेवल पे लेना ज्यादा प्रीफर करूंगा। और अभी लेंगे तो 855-60 में बुक कर लीजिए। अभी लेंगे तो 750 का स्टॉप लॉस रखिए, ट्राई एंड बाय 780 770 लेवल्स, 31 रुपए का रिस्क लीजिए, 850 में बुक कर लीजिए। नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। ये बहुत मतलब निकल गया है शेयर अब। 810 का मिलता है, 60 वाली स्ट्रेटेजी सही है। गौरव अभी थोड़ी देर पहले क्या निफ्टी थोड़ा ऊपर में लूंगा। वैसे ये भारत फाइनेंशियल अभी भी लेंगे तो 60 रुपए का रिस्क लीजिए, ऊपर में 80 रुपए 1:2 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए, एक बात तो ये सारी कन्वर्सेशन सुन के आपको मिली गई है कि ये शेयर खरीदना है, किस लेवल पर खरीदना है, या आप एक बार और देख लीजिए, लेकिन अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 31 मार्च से पहले बड़ा एक्शन के लिए ये शेयर तैयार होता हुआ दिख रहा है। आईटी शेयर भी रहेंगे आज एक्शन में। जहां यूएस ने टेम्परेरी सस्पेंड किया है H1B वीजा की प्रोसेसिंग को, क्या आईटी शेयर आज प्रेशर में रह सकते हैं? कितने गिरेंगे? गिरे तो खरीदना चाहिए? सब सवाल के जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बने रहिए। आप भी देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं संदीप वागले साहब, अविनाश गोरक्षकर जी, गौरव बिस्सा साहब, और अब जुड़ गए हैं हमारे साथ मानस जायसवाल भी। और मानस, इससे पहले आपकी पिक्स में एक स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं, और वो है L&T टेक। इशू के बाद से कोई खास रिस्पॉन्स मिला नहीं, मतलब लिस्टिंग में मजा नहीं आया। आज CNSE की तरफ से रिपोर्ट आई है और उन्होंने 950 रुपए के टारगेट के साथ शुरुआत की, यानी कि तेजी की बात करें तो CNSE की रिपोर्ट पर एक्शन तो होगा। आपके पास जितने चार्ट हैं थोड़े बहुत, उसको देखकर बताएं कितना ऊपर जाएगा ये। देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर व्यू देना, क्योंकि बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है। बट अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के हिसाब से देखें तो मैं समझता हूँ कि जब तक स्टॉक 776 के लेवल ब्रेक ना करे, यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। अभी तक जिस तरह के पैटर्न सेटअप जिस तरह का है, उसको देख के लगता है कि शायद गिरावट अभी और बढ़ेगी। 750 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं, और अगर आपको लॉन्ग बनाने हैं तो केवल एक लेवल का ध्यान रखें, 776। अगर उसके ऊपर स्टॉक निकले तभी लॉन्ग बनाए। ओके, चलिए, तो ये रहा L&T टेक सर्विसेज के ऊपर। लेकिन आईटी कंपनियों की बात करते हैं। अविनाश, कैसे रेट किया आपने जो अमेरिका ने कदम उठाए हैं? कुछ समय के लिए सस्पेंड किया है, वीजा के लिए कह रहे हैं कि बहुत लंबी कतार थी, बैकलॉग काफी था। ये रैशनल ठीक है आपको लग रहा है? और कमजोर होते हैं जरूर खराब खबरों पर, लेकिन क्या रिकवरी देखने को मिलती है आईटी शेयरों में आजकल? कैसे अप्रोच करेंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो सेंटिमेंटली न्यूज नेगेटिव है, क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी इंडियन अथॉरिटीज ने गवर्नमेंट से अप्लाई किया था कि थोड़ा सा आईटी कंपनी, स्पेशली इंडियन आईटी कंपनी से रवैया थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की बात करें। आई थिंक मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव रहेगा, बट लॉन्गर टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि ये मूव एकदम परमानेंट होगा। ये एक टेम्पररी क्लोजर है, और ये प्रीमियम H1B वीसा के लिए है। तो जहां पे जरूरत इमीडिएटली होती है, तहां पे ये प्रीमियम H1B वीसा आईटी कंपनीज यूज करते हैं। तो HCL टेक, टिपिकली TCS, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर न्यूज फ्लो जो है वो मेरे ख्याल से अभी मार्केट्स ने ऑलरेडी एक फैक्टरिंग की है नेगेटिव अर्निंग्स पे। बट आई थिंक जिस प्रकार की कैश इनके पास है और जिस प्रकार के अभी भी जो हेडविंड सुनने में आ रहे हैं, यूएस इकोनॉमी में अगर इंप्रूवमेंट आता है तो डेफिनेटली आउटसोर्सिंग बिल्कुल ही बंद नहीं होगा। ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई रेगुलेटरी बढ़ाव हो सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक गिरावट पे डेफिनेटली TCS और HCL टेक को खरीदना चाहिए। एक तरफ तो ये बोलते हैं भाई कि बाहर के लोगों को मत आने दो, दूसरा इनके पास खुद के पास वीजा प्रोसेस करने के आदमी नहीं है। ये सही है। मतलब काम कैसे चलेगा ऐसे? तो मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है, क्या कर रहे हैं यही जाने। नहीं लगता है उस प्रोसेस को भी इनको आउटसोर्स कर देना चाहिए? करना ही पड़ेगा, आगे पीछे करना ही पड़ेगा। एनीवे, फिलहाल चलिए इस चीज पर नजर आएगी। एक और स्टॉक जहां पर मुझे लग रहा है कि एक एक्शन हो सकता है, वो है ICICI प्रू।
वो जो इन्होंने कल्पतरू पावर में हिस्सेदारी बेची है वो छोड़ दी चलिए। हाँ वो तो नीचे ही बेची वैसे, मतलब इतना बढ़िया स्टॉक रनअप होने के बाद अब जब ठंडा हुआ मुझे लगता है उल्टा कल्पतरू पावर चल जाना चाहिए। एग्जैक्टली 190 रुपए में बेच दी, 290 भाव चल रहा है कल्पतरू पावर का। तो दोनों पे राज है अविनाश, कल्पतरू पावर और आईसीआईसीआई प्रू क्या खरीदेंगे? आई थिंक कल्पतरू पावर डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली आई थिंक अगर हम अगले साल का परफॉर्मेंस की आउटलुक की बात करें, लेकिन अगर ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर देखें तो कल्पतरू पावर में डेफिनेटली आई मीन क्लियरली आई मीन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे रहेंगे। और आईसीआईसीआई प्रू में हमको लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म प्ले में डेफिनेटली अच्छा चल सकता है। आई थिंक इंश्योरेंस मार्केट में इनका अच्छी पकड़ है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक ट्रेडिंग शेयर नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस को प्ले करने के लिए आईसीआईसीआई प्रू एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया शेयर है आईसीआईसीआई प्रू, इस पर रखिएगा नजर। मानस जायसवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के कौन से हैं। बताइए मानस, आप कहां ट्रेड करेंगे आप? देखिए, दो स्टॉक में लॉन्ग ट्रेड लेंगे। पहला तो मेटल क्षेत्र से हिंडाल्को का रहेगा, क्योंकि हिंडाल्को में जब भी गिरावट देखने को मिली है लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिला है। चार्ट अगर देखिए तो बहुत क्लियर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। एक रेजिस्टेंस था 195 के आसपास, स्टॉक ने वो भी ब्रेक किया है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं लास्ट सेशन में। मैं समझता हूं कि अब जो 200 रुपए का हर्डल है स्टॉक आसानी से उसको क्रॉस करेगा। और अगर हम थोड़ा सा लंबे नजरिए की बात करें तो कम से कम 225 और 230 के स्तर देखने को मिलेंगे। बट अगर एक शॉर्ट टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 210 के रहेंगे। 192 का स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को लॉन्ग किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा सिंटेक्स का, जहां पर मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले 2 हफ्ते पहले हमने ब्रेकआउट देखा था जब स्टॉक ने 92 के लेवल्स को ब्रेक किया था। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा। लास्ट सेशन में लोअर लेवल से फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। वीकली चार्ट बहुत क्लियरली पॉजिटिव लगते हैं। मैं समझता हूं कि यहां पर कम से कम 106 तक का पोटेंशियल है, तो यहां पर भी एक ट्रेडिंग कॉल लेनी चाहिए। लॉन्ग पोजीशन बनाए, 93 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो सिंटेक्स खरीदे, हिंडाल्को खरीदे, ये 2 स्टॉक है मानस की लिस्ट में जहां पर उनकी राय तेजी की तरफ है। तो ये स्टॉक पर आप नजर जरूर रखिएगा। भारतीय एयरटेल ये एक स्टॉक है जहां पर डॉइश बैंक की तरफ से 400 रुपए के टारगेट के साथ रिपोर्ट आई है। गौरव बताएं, भारतीय एयरटेल या फिर कोई और टेलीकॉम स्टॉक जहां पर आपका इरादा है खरीदारी करने का? फिलहाल मैं नहीं कहूंगा कि इसमें भारतीय एयरटेल में बाय करना चाहिए। मैं 380 के ऊपर इसमें अग्रेसिवली बाय की सलाह दूंगा। यहाँ पे फिलहाल उसमें सेल ऑन राइज की है। जो थोड़े बहुत जो बेटर लग रहा है वो आरकॉम है। अगर आरकॉम 37, 38 सस्टेन अगर होता है तो मैं बाय करूंगा। फिर 42, 43 के लेवल्स होंगे और 36 हाफ का उसमें स्टॉप लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर के लेवल्स पे बाय करने की सलाह दूंगा। अच्छा गौरव जी, आप कैसे देख रहे हैं ये जो टेलीकॉम वॉर चल रही है? जियो ने अपना प्राइम ऑफर लॉन्च किया, 303 रुपए प्रति महीने में अनलिमिटेड कॉल्स और 1 GB डेटा हर रोज। तो यानी समझिए 30 दिन है तो 30 GB डेटा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आइडिया ने भी कह दिया अनलिमिटेड कॉल, 14 GB डेटा और 345 रुपए में भाव। एयरटेल ने भी कह दिया पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर कि 350 रुपए में आपको वो 28 GB डेटा देंगे। और वोडाफोन ने भी कह दिया 28 GB डेटा आप भी रखिए। जो डेटा जो फ्री में बांटने की जो चल रहा है माहौल, इसके चलते क्या टेलीकॉम शेयर और प्रेशर में रह सकते हैं? क्योंकि जियो को compete करना बहुत भारी पड़ रहा है इन कंपनियों को। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का ऑफर प्राइम ऑफर में दिया है, मुझे लग रहा है कि अभी सभी लोग चाहते हैं कि कस्टमर को रिटेन करे, और इसके लिए शायद इनको मार्जिन्स में भी अगर प्रेशर आता है तो उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो शायद मार्जिन्स डेफिनेटली हमको लग रहा है कि FY18 में सारे प्लेयर्स के लिए बहुत ही दबाव में रहेंगे। और रिलायंस जियो का डेफिनेटली आई थिंक जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि शायद मार्केट शेयर वो 15-20% का आनर करने की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये डेफिनेटली मूव रिलायंस के लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि कस्टमर के लिए तो अच्छी बात है क्योंकि डेटा और सस्ता होगा। बिल्कुल। बट आई थिंक मेरे ख्याल से जिस प्रकार का रिस्पांस रिलायंस जियो को मिला है, मेरे ख्याल से बाकी सारे प्लेयर्स शायद थोड़े से रिस्पांस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से फॉल बैक होंगे। तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, बट डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर सारे टेलीकॉम शेयर्स का दबाव में रहना चाहिए। ओके, तो ये राय है आपके लिए तमाम टेलीकॉम शेयरों पर। एक तरफ लोग सस्ते वैल्यूएशन देकर नीचे खरीदना चाहते हैं और दूसरी तरफ कंपटीशन की वजह से डर भी बरकरार है। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के पार कुछ और स्टॉक्स हैं हमारी लिस्ट में जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। या तो रिपोर्ट्स आई है इंटरेस्टिंग या फिर खबरें हैं। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वागले साहब, अविनाश गुराशकर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मानस जायसवाल जी और गौरव बिस्सा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं अब केजरीवाल साहब की। ये सुर्खियों में रहने की इनको आदत है और आप देखिए रेडियोलॉजी टेस्ट जो है इन्होंने दिल्ली में फ्री करा दिए हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे। बताइए क्या लग रहा है, डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसे स्टॉक्स या फिर थायरो केयर जैसे स्टॉक सेंटीमेंट के लिहाज से कमजोर हो सकते हैं? थोड़े और टेस्ट फ्री कर देना तो बॉम्बे से आदमी जाके दिल्ली करवा के आ जाएगा। वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा मुझे। लेकिन ये तो शेयरों के लिए नेगेटिव ही है ना। नेचुरली जो दिल्ली में जिनकी ज्यादा प्रेजेंस है, हाँ, डॉक्टर लाल तो चलता ही इसी बात पे था कि दिल्ली एनसीआर में हम उस दिन वही बात कर रहे थे अविनाश की, भाई आजकल तो सिस्टम ही ऐसे ही हो गया है कि जैसे आप पहले तो ये था कि मतलब किसी की ब्लड टेस्ट और ये सारे टेस्ट हो तो लोग तबियत पूछने आ जाते थे कि यार भाई बहुत बीमार है आदमी, टेस्ट हो रहे हैं। अब तो ये हालत है कि डॉक्टर की केबिन में घुसे आप और वो शक्ल देखते ही पहले टेस्ट लिखना चालू करे, सब बीमारी बाद में पूछता है। लोग तो कराने के जाने लगे हैं सीधे, बोले यार ये लिखने ही वाले हैं तो चलो पहले करा ही लें, समय भी बचेगा। ये बताइए कैसे देखते हैं आप इस इवेंट को? और दूसरा सवाल ये है कि अब केजरीवाल साहब ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ और चीफ मिनिस्टर साहब सोचें कि यार ये इससे तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है, कोई और ना करते, ये भी डर है। नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत ये सोचने वाली बात है कि ये सब कुछ अगर ये फ्री करेंगे तो मेरे ख्याल से फ्रैंकली स्पीकिंग ये कंपनीज सोचना करेंगी कि दिल्ली के एरिया में से ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगी, क्योंकि आई थिंक ये डेफिनेटली प्योर इकोनॉमिक्स है। अगर पूरा मुफ्त होता है तो ये कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली इन कंपनीज को हर्ट होगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक्स पे आएगा, क्योंकि आई थिंक ये डेफिनेटली एक इलेक्शन स्टंट ही माना जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो भी इंसेंटिव्स या जो भी बता रहे हैं ये ज्यादा दिन टिकेगा कि नहीं, ये लग नहीं रहा। बात की थी इन्होंने बिजली पानी मुफ्त करने की, वाईफाई मुफ्त करने की, और कर रहे हैं ये मुफ्त। आप वो तो नहीं हुआ ना, वो तो कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है, के लिए कुछ तो कर रहे हैं अब, लेकिन देखना होगा कितना इम्पैक्ट आज शेयरों पर पड़ता है। तो डॉक्टर लाल, थायरो केयर, ये तमाम शेयर आज आप रखिए रिडार पर रखिए प्री ओपनिंग सेशन को, जो कि ब्रेक के बाद आने वाला है। बताएंगे आपको रुपए की ओपनिंग भी, प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत बताएंगे। एसजीएक्स 50 हरे निशान में 10 अंक ऊपर है। एशियाई बाजारों में मिला जुला थोड़ा तेजी की तरफ ज्यादा कारोबार है। और इसके अलावा हम बताएंगे आपको स्टॉक 2020 के 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, और आज तो जबरदस्त टीम बनी है दोनों ही, और कैश मार्केट के कुछ बेहतरीन प्लेयर्स हैं जो आपकी नजर में आएंगे। लेकिन इन सबसे बढ़कर आपके लिए आज है प्री ओपनिंग सेशन में जैकपॉट शेयर, जी हाँ, जिसका आपको रहता है इंतजार। तो कौन सा है आज आपके लिए निवेश के लिए आज से बेहतरीन मौका, वो भी बताएंगे। और ट्रेडिंग के मौके तो होंगे 2020 के अलावा भी। 9-15 पर जब बाजार खुलेंगे और एक्शन में रहेंगे तो हमारे चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो बताएंगे आपको बाजार का शुरुआती एक्शन। और आज बाद में 2 बड़े एक्सपर्ट हैं, जी हाँ, बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब, और एक और बड़े दिग्गज है वो है ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब। तो ये दोनों जुड़ेंगे 9:30 बजे के बाद हमारे साथ पहला सौदा में। आप भी रहिएगा इस ब्रेक के बाद।